हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सेशन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के डिस्कशन के लिए है। इस वीडियो सेशन में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आज का वीडियो सेशन में हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में यानी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह से सभी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को एक एक कर पढ़ना और हमारा प्रोनाउन पर पूरा कमांड हो जाएगा। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में आपको सभी प्रोनाउन के बारे में, सभी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में ब्रीफ में बताया था, लेकिन आज हम एक एक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को लेकर आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोनाउन को डिटेल में जानने के बाद ही उस पर आधारित सभी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जिसमें से कि हमने आज शुरुआत करनी है पर्सनल प्रोनाउंस में, प्रोनाउन से। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको ब्रीफ में बताते समय बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे आते हैं। इट मीन्स मात्र इतने ही शब्द हैं जो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। लेकिन इन्हें डिटेल से पढ़ने के लिए हमें इनके केस के बारे में जानना होता है। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर केस चार्ट का निर्माण इसे डिटेल से पढ़ने के लिए किया जाता है। यानी आप ये जो प्रोनाउंस देख रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउंस जो देख रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउंस विस्तार से यूज होने पर पर्सनल प्रोनाउंस अपने आप को चार अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, अपने आप को चार भागों में बांट सकते हैं, है ना। यानी कि आप इन्हें जब यूज करते हैं तो अपने यूज के अनुसार ये अपने आप को चार भागों में या कहो कि चार रूपों में बदल लेते हैं, चार रूपों में ये अपने आप को बांट सकते हैं। इसे ही आप केस कहते हैं या केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। इट मीन्स प्रोनाउन को बेहतर पढ़ने के लिए, पर्सनल प्रोनाउन को बेहतर पढ़ने के लिए अब हम लोगों को इसमें एक नए टॉपिक को लेकर चलना होगा, जिसका नाम है केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे, वो अलग अलग केस में पाए जाते हैं। यूज के अनुसार उनका अलग अलग केस होता है, जिनमें से कि पहला जो केस होता है इनका, ये सब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। दूसरा जो केस होता है पर्सनल प्रोनाउन के लिए बाबू, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। तीसरा केस जो होता है, इसके तीसरे केस में आप पजेसिव एडजेक्टिव वाले फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। पजेसिव केस अपने आप को दो भागों में बांट लेता है, अभी मैं आपको बेहतर समझाऊंगा थोड़ी देर में, जिसमें एक भाग पजेसिव एडजेक्टिव का होता है और दूसरा भाग पजेसिव प्रोनाउन का होता है। केस को बेहतर समझने के लिए और आगे प्रोनाउन को डिटेल में समझने के लिए आपको पर्सन का नॉलेज भी रखना होगा, जो हमने आपको पिछले क्लास में बताया है। तो केस के अंदर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन अपने आप को चार भागों में बांटता है। एक सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा पजेसिव एडजेक्टिव और फोर्थ वन वो आपका पजेसिव प्रोनाउन है। जिसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि पर्सन की भी जानकारी रखनी होती है। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पिछले क्लास में हमने बताया था आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है। इसके अतिरिक्त सभी पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन में चले जाते हैं, जिसमें ही, सी, इट, दे शामिल हैं। तो कोई मैटर नहीं, अगर आपने पिछले क्लास में नहीं पढ़ा तो उसे देख सकते हैं, या मैंने अभी फिर से बता दिया है कि आई, वी, यू जो ही, सी, इट जो पर्सनल प्रोनाउन हैं, वो अपने आप को तीन पर्सन में बांटते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, सेकेंड में यू और बाकी सभी थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। इन्हें आज डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग केस के अंदर। तो चलिए केस को समझने के लिए अब एक केस चार्ट का निर्माण करते हैं। केस चार्ट के अंदर हमने अभी बताया, जब भी हम केस चार्ट बनाएंगे इसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन को चार भागों में बांटना होगा। चार भागों में ये बांटे जाएंगे। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस। पहला जो इसका भाग होगा वो सब्जेक्टिव केस के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो भाग हम लोग इसका देखेंगे बाबू, वो होगा ऑब्जेक्टिव केस, यानी दूसरा भाग इसका ऑब्जेक्टिव केस के नाम से जाना जाएगा। तीसरा भाग जो इसके अंदर आप देखोगे, अभी हमने तुरंत आपको बताया था बाबू, वो तीसरा भाग आपका होगा पजेसिव एडजेक्टिव। फिर हम
पहले इनके सभी भागों के बारे में जानेंगे, फिर हम इनको काफ़ी डिटेल से पढ़ पाएंगे। और ये आपका फोर्थ पार्ट जो है वो पजेसिव प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है। इसमें एक भाग इसका एडजेक्टिव है, बाकी तीन का तीनों भाग इसका प्रोनाउन है। पर प्रोनाउन को सभी तरीके से यूज़ करने के लिए, इसके सभी फॉर्म्स को जानने के लिए इसमें केस चार्ट के अंतर्गत पजेसिव एडजेक्टिव को भी शामिल करा गया है। आगे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो पढ़ोगे ये भी इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले आते हैं बाबू फर्स्ट पर्सन में। कौन आता था? आई। और फर्स्ट पर्सन का जो प्लरल है, मतलब ये दोनों फर्स्ट पर्सन ही है, आई भी फर्स्ट पर्सन है और बी भी फर्स्ट पर्सन है। पर दोनों को फर्स्ट पर्सन में रखते समय एक खास बात का ख्याल रखना है, आई हमारा सिंगुलर है, आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, लेकिन वी जो है ये आई का प्लरल है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्लरल है, इसका ये प्लरल है। आई का प्लरल क्या होता है? तो वी होता है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने किसका जिक्र किया है? पहले कॉलम में पहले रो में हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन का जिक्र किया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो सेकेंड पर्सन के अंदर यू आता है, कौन आता है? यू। तो यू मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है, इसलिए ये दोनों ही है, सिंगुलर भी है और साथ ही साथ प्लरल भी है। दोनों ही रूपों में ये अकेले काम कर सकता है। कौन? यू। अब जब यू का आप बात किए हो तो इसके साथ साथ आप बाकी का भी चर्चा इस लिस्ट में कर लो, ताकि सभी को एक साथ सीखना, एक वे में सीखना आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर और यहाँ चर्चा करते हैं उन बाकी के पर्सनल प्रोनाउंस की जो अभी भी बचे हुए हैं। तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने चर्चा करा है कि थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा। भाई थर्ड पर्सन में ही आएगा, थर्ड पर्सन में सी आएगा, थर्ड पर्सन में इट भी आएगा, और ये तीनों के तीनों जो सिंगुलर हैं इनके प्लरल के रूप में यहाँ थर्ड पर्सन में दे आ जाएगा। समझ रहे हो आप कि ही का भी प्लरल दे ही होगा, सी का भी प्लरल दे ही होगा और इट के लिए भी प्लरल का काम दे ही करेगा। मतलब ये सभी का प्लरल है, ही के लिए भी, जैसे आई के लिए सिर्फ वी प्लरल है, यू के लिए सिर्फ यू प्लरल है, लेकिन यहाँ मामला अलग है। ही का प्लरल क्या होगा? दे। सी का प्लरल क्या होगा? दे। इट का प्लरल क्या होगा? दे। सभी के लिए कॉमन प्लरल है। तो अब समझना इतने ही पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर पर्सनल प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट का काम करेंगे, कभी ऑब्जेक्ट का और कभी अन्य तरीके से यूज होंगे। डिटेल में सीखेंगे हम लोग आगे चलकर, इसलिए इन्हें अलग अलग रूपों में अपने आप को बदलना पड़ेगा आवश्यकता के अनुसार, जिन्हें हम लोग केस चार्ट में अलग अलग रूप में जानेंगे। तो आई अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका रूप मी हो जाएगा, वी अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो इसका रूप अस हो जाएगा। यू के लिए बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्ट में भी ये यूं ही रहेगा, लेकिन ही के लिए आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट के रूप में ये हिम हो जाएगा। सी के लिए भी याद रखना होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में ये हर हो जाएगा। इट के लिए भी याद करना होगा, इट का सेम ही रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में इट ही रहेगा। पर दे के लिए विशेष ध्यान रखें, दे के लिए ये देम हो जाएगा। उसी तरह से पजेसिव एडजेक्टिव की जब बारी आएगी तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव वाला रूप माई होता है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आवर वाला फॉर्म यूज होता है, एवं यू के लिए हम लोग सही सुटेबल फॉर्म में योर का यूज करेंगे। उसी तरह से ही के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का रूप हिज लिखना चाहिए। सी के लिए ऑब्जेक्टिव और पजेसिव सेम रहेंगे, हर ही यूज होगा। इट के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का रूप इट्स होगा। इसी तरह से दे के लिए पजेसिव एडजेक्टिव का रूप दियर होगा। अब आते हैं पजेसिव प्रोनाउन के लिए, ये कब कहाँ कैसे यूज होंगे इसके बाद पढ़ेंगे, पहले सभी रूपों से परिचित हो लेते हैं। आई का पजेसिव प्रोनाउन वाला रूप माइन होता है, जबकि वी अपने पजेसिव प्रोनाउन में आवर्स के रूप में आ जाता है। यू के लिए पजेसिव प्रोनाउन का फॉर्म योर्स होता है, जबकि ही के लिए इसका सुटेबल फॉर्म हिज ही रहता है। सी के लिए पजेसिव प्रोनाउन में आने वाला वर्ड हर्स हो जाता है, जबकि इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता है। दे अपने पजेसिव प्रोनाउन में दियर्स के रूप में नजर आते हैं। तो एक बार इसको रिवाइंड कर ले। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो बोलेंगे मी होगा। आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? माई, और पजेसिव प्रोनाउन माइंड। उसी तरह से वी के लिए ऑब्जेक्टिव अस, पजेसिव एडजेक्टिव आवर और पजेसिव प्रोनाउन आवर्स होगा।
यू के लिए ऑब्जेक्टिव यू, पजेसिव एडजेक्टिव योर और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होगा। ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम और पजेसिव एडजेक्टिव हिज तथा पजेसिव प्रोनाउन भी हिज ही होंगे। सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस हर एवं पजेसिव एडजेक्टिव भी हर ही होगा, जबकि पजेसिव प्रोनाउन इसका हर्स होगा। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट सही है, जबकि इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, वहीं पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में ये दियर होता है एवं पजेसिव प्रोनाउन के रूप में ये दियर्स के रूप में नजर आता है। आगे हम सीखेंगे कि बचपन में हमने पढ़ा था कि इट का अर्थ भी यह होता है और हम जानते हैं कि दिस का अर्थ भी यह होता है। तो ये दिस और इट में क्या अंतर है? काफ़ी करीबी मामला है और इससे काफ़ी सवाल एग्जाम में आते हैं, इस पर भी आगे चर्चा होगी। पर उससे पहले हम तो ये सीखेंगे कि आई कब यूज़ करें, मी कब यूज़ करें, माई कब यूज़ करें, माइन कब यूज़ करें। केस चार्ट के विभिन्न फॉर्म्स को यूज़ करने के लिए अब हम आगे इसे रूल्स के रूप में देखेंगे। यहाँ से हम लोग इसे एक नए रूल के रूप में ढालेंगे, रखेंगे अपने सामने, और यहाँ पर हमारे कॉपी में नोटबुक में हेडिंग आएगी रूल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन को सीखने के लिए पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल होंगे और उन्हें इस केस चार्ट के थ्रू सीखने के बाद हम उन्हें यूज़ करने के लिए इन रूल्स का बृहद पैमाने पर जब प्रयोग करेंगे तो किसी प्रकार का पर्सनल प्रोनाउन का क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा तो बिल्कुल हम उसे बिना किसी प्रॉब्लम के बना लेंगे। पर ईमानदारी ये रखनी है कि बच्चों को इन सभी रूल्स पर कमांड होना चाहिए जो अभी आज से उनको अभी से पढ़ाया जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग काफ़ी आसान सा रूल से। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को यूज़ करना सीखेंगे, तब हम पजेसिव एडजेक्टिव की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई प्रोनाउन, ठीक है, अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करता हो, सब्जेक्ट का कार्य करता हो, अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करता हो तो यह सब्जेक्टिव केस में होगा। सीधा मामला है ना, याद नहीं रखना है, समझना है। सब्जेक्ट का काम करने वाला पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। फिर चाहे आप हिंदी कुछ भी निकाल रहे हो। कई बच्चे सोचते हैं कि मैं का इंग्लिश आई होगा, मुझे का इंग्लिश मी होगा, मेरा का इंग्लिश माई होगा, और उन्हें पता भी नहीं होता है कि मेरा का इंग्लिश माइन कब होगा या माई कब होगा, बट वो जानते हैं कि मेरा का इंग्लिश माई होगा। ये हमारे काफ़ी बचपन में सीखे गए कॉन्सेप्ट होते हैं शुरुआती दौर में, जो बाद में काम नहीं आते हैं, पर हम इसी से काम चलाते हैं और इसी के चलते हमारी गलतियाँ होती हैं। हिंदी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है, हिंदी पर यह बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि हम कब आई लगाएंगे, कब मी लगाएंगे और कब माई लगाएंगे। ये डिपेंड करता है ग्रामेटिकल सिम्पटम्स पर। तो जब कोई मैं सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके लिए आई आएगा, जब कोई मुझे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके लिए भी आई आएगा, जब कोई मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके लिए भी आई आएगा। इसलिए आप हिंदी से तय नहीं करेंगे कि मी मतलब मुझे होता है, ऐसा कहना हमेशा सही नहीं होगा, कई बार सही हो जाएगा। ये एक अंदाज़ा है, गेस करके हम लोग बना रहे हैं ग्रामर का नॉलेज का अभाव में। अब ग्रामर क्या कहता है कि अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करता है तो यह सब्जेक्टिव केस में होगा, मतलब मुझे या मेरा पर बात निर्भर नहीं करती है। बस बात यह है कि अगर हम बोलते हैं मुझे एक भाई है, तो हमारा बोलने का जो तरीका है वो ऐसा है कि मेरे पास एक भाई है, ये भी बोल सकते हैं हम, मेरे पास एक भाई है, इस रूप में भी रख सकते हैं। इस बात को थोड़ा अजीब लगेगा पर ये भी हम बोलते ही हैं, ऐसे ही बोल देते हैं। या फिर हम बोल देते हैं मेरा एक भाई है। तो अगर हमने ये रट्टा मारा हुआ है कि मेरा का इंग्लिश, मेरे का इंग्लिश माई होता है या माइन होता है, मुझे का इंग्लिश मी होता है, तो हम गलत कर देंगे। यहाँ मुझे हो चाहे मेरा हो चाहे मेरे पास हो, यहाँ मुझे शब्द यहाँ पर पास होने का बोध करा रहा, पास होने का कार्य मुझे पर डिपेंडेंट है, यानी हमारा सब्जेक्ट इसमें मुझे है। यहाँ मेरा सब्जेक्ट मेरा ही है और यहाँ भी सब्जेक्ट मेरा मेरे बन रहा है। तो पास होने का कार्य किसके पास
कोई चीज़ का पोजीशन है मेरे पास, मुझे के पास, मेरा के पास, इसलिए यहाँ पर मुझे के लिए भी आई ही होगा, मेरा के लिए भी आई ही होगा, मेरे के लिए भी आई ही होगा, और पास होना या मुझे होना या मेरे घर में होना, ऐसा स्वामित्व या संबंध बताने के लिए वर्ब के रूप में हैव आएगा। आई हैव ए ब्रदर, मेरे पास एक भाई है का भी यही ट्रांसलेशन होगा, मुझे एक भाई है का भी यही ट्रांसलेशन होगा, मेरा एक भाई भी है का है भी यही ट्रांसलेशन होगा। जैसे ये आदमी बोलता है मुझे आम खाता है, सुनने में काफ़ी अजीब लगता है बच्चों को पहली दफ़ा कि मुझे आम खाता है, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, आम मुझे कैसे खाएगा। बट ये सवाल काफ़ी टेक्निकल है, आप इसे गलत नहीं कह सकते हैं। मुझे आम खाता है, यहाँ खाता का मतलब रजिस्टर हो रहा है, अकाउंट हो रहा है, बही हो रहा है, ये ऐसा सेंस दे रहा है। आम का मतलब साधारण हो रहा है, जनरल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ये सेंस है, ये कहना चाहता है कि मेरे पास एक जनरल रजिस्टर, एक साधारण सा खाता है। तो यही चीज़ को अगर बच्चे समझ जाते ठीक से तो वो समझते कि मेरे पास यानी मुझे या मैं रखता हूँ, तो मतलब ये काम कर रहा है, इसी के पास पोजीशन है। और जो काम करे, जो किसी एक्शन को या प्रोफेशन को या पोजीशन को बताए, जो किसी पेशा को, अधिकार को, स्वामित्व को या कार्य के होने को बताए स्वयं के माध्यम से, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसीलिए यहाँ पर मुझे के लिए आमी लिखना गलत हो जाएगा। अगर कोई लिखते हैं भाई साहब तो उनका गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ मुझे के लिए क्या लिखेंगे, आई। और फिर मुझे आम खाता है मतलब मेरे पास आम खाता है, मैं रखता हूँ, और इसके लिए सही वर्ड होगा हैव। आई हैव अ जनरल रजिस्टर। तो ग्रामर के ठीक होने पर हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ रट्टा मारकर नहीं बनाया गया है, बल्कि ग्रामर के आधार पर बनाया गया है कि मुझे के लिए यहाँ आई क्यों होगा, मी क्यों नहीं होगा। तो इस रूल में क्या समझाया गया कि कोई भी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट का कार्य करता है तो वहाँ तुम्हारा या तुम नहीं देखते हैं, बल्कि मैं नहीं देखते हैं, मुझे नहीं देखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के काम करने पर ये हमेशा अपने पहले रूप में ही होता है, जो कि आप देख चुके हो। पर्सनल प्रोनाउन अपने पहले रूप में आई, वी, यू ऐसा हो सकता है। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि हमारा क्लियर हो। अगर हम कहेंगे हमारा एक प्लान है, एक योजना है, हमारा एक प्लान है, हमारा एक योजना है। तो जब आप बोलते हैं हमारा एक प्लान है, तो इस प्लान पर आप ही का पोजीशन है, आप ही का स्वामित्व है, इसलिए आप सब्जेक्ट हुए। तो आप बोलेंगे वी हैव ए प्लान। अब सीधे सीधी बात करते हैं तो थोड़े उलझे हुए सेंटेंस थे। जैसे अगर हम बोलते हैं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो काफ़ी सरल हो जाता है ये बच्चों के लिए, क्योंकि याद रखते हैं कि मैं का इंग्लिश आई ही होता है और ज़्यादातर बार ये सही ही होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकली, टेक्निकली समझिए कि पढ़ाने का काम कौन करते हैं, मैं। तो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, इसी कारण से हाँ मैं का इंग्लिश मी नहीं बल्कि आई होता है। अब यहाँ पर कहेंगे आई टीच इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। टेंस का नॉलेज जब हो जाएगा आपके पास तो आप जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है जिसमें आई के साथ भी1 लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तो हमारा रूल नंबर 1 था, जो हम सीख गए कि अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट का कार्य करता हो तो वो सब्जेक्टिव केस में ही होगा। अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता हो तो वो सब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज कब करते हैं, जब पर्सनल प्रोनाउन क्या का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है। किसी भी काम को करने वाला शब्द सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो कौन पढ़ाता है, मैं। काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का। कौन पढ़ा रहा है, मैं। तो डूअर ऑफ एक्शन कौन हुआ, मैं। दूसरा कि जिसके लिए वर्ब आता है, जिस शब्द के लिए वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जिस शब्द के लिए वर्ब आता है वो सब्जेक्ट होता है। तो आप अगर यहाँ एम यूज कर रहे हो तो उसके लिए आई आएगा और वो वर्ब जिस शब्द के लिए आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा।
तो जिस भी वाक्य में आप हिंदी में देखते हो वर्ब किसके लिए आया है, योजना है, योजना एक योजना है, तो है ये किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास हमारी एक योजना है, तो ये हमारा शब्द ही सब्जेक्ट हो गया। तो जब भी किसी वाक्य का वर्ब जिस शब्द के एग्जिस्टेंस को बताता है, जिस शब्द के लिए आता है, जिस काम को करता है जिस शब्द के द्वारा, वही शब्द जिस शब्द के लिए वर्ब आएगा वह सब्जेक्ट होगा, वह हमेशा क्या होगा, वह सब्जेक्ट होगा। और ध्यान रखें, अब चूंकि आप सब्जेक्ट को इस ट्रिक से पहचान लेंगे तो ध्यान रखेंगे जो सब्जेक्ट होगा वो अपने सब्जेक्टिव केस वाले रूप में होगा, दूसरे किसी भी रूप में सब्जेक्ट नहीं होगा। अब हमारा पहला रूल काफ़ी विस्तार से समय देके हमने समझाया, तो ले चलते हैं हम आपको दूसरे रूल की ओर, रूल नंबर 2 प्रोनाउन में। यहाँ बताना है अगर दो या अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, मतलब एक सब्जेक्ट आया और एंड से, या इसको कहो दो या अधिक सब्जेक्ट कंजंक्शन से जुड़े हों, ठीक है, कंजंक्शन से जुड़े हों, जरूरी नहीं कि एंड, कोई और कंजंक्शन भी आ सकता है, बट भी आ सकता है, एज वेल एज भी आ सकता है। सब्जेक्ट कंजंक्शन से जुड़े हों तो दोनों सब्जेक्टिव केस में होंगे, तो दोनों सब्जेक्टिव केस में होंगे। तो जब भी आप ध्यान रखें एक बात का, ठीक है, कि जिस शब्द के लिए वर्ब आएगा वह सब्जेक्टिव केस में होगा, जिस शब्द के लिए वर्ब आएगा वह सब्जेक्टिव केस में होगा, जिस भी शब्द के लिए वर्ब आएगा वह सब्जेक्टिव केस में होगा, और जिसके सब्जेक्ट के साथ कोई और भी आना चाहेगा एंड से जुड़कर या किसी अन्य कंजंक्शन से जुड़कर, तो समझ लेना कि वह भी आपका सब्जेक्टिव केस में ही होगा। तो अब इसको ऐसे समझो कि जब हम बोलते हैं यू एंड मी आर रीडिंग, तो जिस भी कारण से हमने ऐसे लिखा है, अब हम जज कर सकते हैं कि वेदर हम इसको सही लिखें या गलत लिखें। तो यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, ये आर वर्ब आ रहा है, तो वर्ब के पहले प्रायः कौन आते हैं, सब्जेक्ट। जिस शब्द के लिए वर्ब आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो अब इसमें अगर मेरा सब्जेक्ट यू है एक पल के लिए, तो इसके साथ जो जुड़ेगा वो भी सब्जेक्ट होगा। या फिर ये वर्ब अगर मी के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो मी तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ आई होना चाहिए। इट मीन्स सब्जेक्ट के साथ हम जिसको जोड़ेंगे वो सब्जेक्ट ही होगा, दूसरा केस में नहीं जाएगा। ये हो गया। अगर हम कहेंगे सी एंड आई ऑब्लिक मी लिव टुगेदर, वह और मैं एक साथ रहते हैं। इस एग्जाम्पल में रहने का काम कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि रहने का काम सिर्फ, अगर एक पल के लिए शुरू में अगर आपको लगता है कि मैं रहने का काम कर रहा है, तो मैं सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जुड़ने वाला सब्जेक्ट सी होगा। अगर आप ये जज करते हो कि नहीं वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट आता है, रहने का काम सी कर रही है, तो सी के साथ जिसको जोड़ोगे वो भी सब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट वर्ब के पहले आने के कारण सब्जेक्ट का बन रहा है, काम करने वाला के कारण सब्जेक्ट का बन रहा है, इससे सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो हमारा जवाब ये होगा कि यहाँ पर मी का प्रयोग होना चाहिए। गलत और सही किसका प्रयोग होना चाहिए, आई का। यही था रूल नंबर 3, जिसमें हमने सीखा कि सब्जेक्ट के साथ जिसको जोड़ेंगे वो भी हमारा सब्जेक्ट ही होगा। आइए आपको रूल नंबर 4 में सब्जेक्ट के कंसीडरिंग एक और बात बताते हैं। कभी भी आप सोचते हो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो उसका कुछ एक्सेप्शन भी है। प्रायः ये बात सही होती है और हम थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट पर भी चर्चा करेंगे, पर इसका पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि काफ़ी बार सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको पता भी होगा कि अगर इट के बाद बी वर्ब हो, कौन सा वर्ब, बी वर्ब। बी वर्ब यहाँ पर इज या वाज के रूप में आएगा। ऐसे आगे आपको पढ़ना है कि बी वर्ब का रूप इज, एम, आर, वाज, वर, बिन या बिंग होता है। पर इट के बाद बेसिकली बी जो है इज या वाज के रूप में आता है। ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इट अपने इज, एम, आर, वाज, वर, बिन या बिंग जैसे रूपों में, अलग अलग रूपों में पाया जा सकता है। सभी बी के ही रूप हैं। तो इट के बाद अगर आपको बी वर्ब मिलता है, मतलब इतना में से कोई भी वर्ब मिलता है और दूसरा वर्ब नहीं होना चाहिए, सिर्फ बी वर्ब भी होना चाहिए, तो बी वर्ब आए तो इसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा।
ध्यान से सुनना। इट के बाद अगर इज, वाज या बिन या बिंग ऐसे शब्द नजर आते हैं, बेसिकली आपको इज और वाज यही दोनों नजर आने वाले हैं। समझाने के लिए मैंने तो लिखा हुआ है कि इट के बाद अगर आपको ये दोनों में से कोई वर्ब नजर आता है जो कि बी का ही रूप है, तो यहाँ पर बेसिकली वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं ऐसा क्यों होता है सर, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ सब्जेक्ट क्यों आता है? क्योंकि इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये एक दूसरे सब्जेक्ट को यहाँ इंट्रोड्यूस करा रहा है, परिचय करा रहा है, तो जिसका ये परिचय करा रहा है वो भी सब्जेक्ट ही है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस में होना पड़ेगा। तो अगर हम बोलते हैं इट इज़ मी, तो ये मेरा गलत हो जाएगा और सही क्या होगा? आई। इसका मतलब मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। ये जो सेंटेंस है इसमें आई अपने आप पर इंट्रोडक्टरी इट की मदद से जोर देने का काम कर रहा है। अगर हम कहते हैं इट इज सी हु हेल्प्स यू, वही तो है जो तुम्हारी मदद करती है, तो इस एग्जाम्पल में हम इज के बाद जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इट के केस में यहाँ ऑब्जेक्ट अगर हर लगाओगे तो गलत हो जाएगा और सही क्या होगा? सी। इट वाज दे, ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है, ये सिंटैक्स में ही पूछा जाता है, बच्चे यहाँ वर लगा देते हैं, पर आपका ओरिजिनल सब्जेक्ट यहाँ इट है जो दे से आपको परिचित करा रहा है, और इट होता है सिंगुलर, इसलिए इसके लिए वर नहीं लगेगा। इट वाज दे ही लिखना सही होगा। हु हेल्प्ड अस, तो इस एग्जाम्पल को बड़ा बारीकी से समझना तुम कि यहाँ पर दे है, फिर भी वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि वर्ब हम इट के अनुसार लगाते हैं। ऐसे ही और रूल्स को फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।